आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्लाउड एसेंशियल्स के बारे में हम देखेंगे कि क्लाउड है क्या और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे AWS का 3 टियर आर्किटेक्चर। अगर हमें एक जनरल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है AWS में तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग तकरीबन 2006 के अंदर सबसे पहले AWS ने ये कंसेप्ट दिया था और अभी इसको तकरीबन 15 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो इंडस्ट्री बन चुकी है। इस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग की हर जगह बात हो रही है और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और ये किस तरीके से इवॉल्व हुई और इसके क्या बेनिफिट्स हुए, तो आज हम की वीडियो में हम यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास एक होस्टिंग सर्वर्स होते थे और उन होस्टिंग सर्वर्स के ऊपर हम एक अकाउंट अपना परचेज़ करते थे और अपनी एप्लीकेशंस को वहाँ डिप्लॉय करते थे। होस्टिंग सर्वर्स हमें ख़रीदने पड़ते थे, डोमेन ख़रीदनी पड़ती थी और होस्टिंग सर्वर्स हमें ख़रीदने पड़ते थे और फिर हम पे करते थे। और लेट सपोज़ अगर मेरी एक एप्लीकेशन डिप्लॉयड है या 50 एप्लीकेशन डिप्लॉयड है होस्टिंग सर्वर्स के ऊपर, तो हमें होस्टिंग सर्वर की कॉस्ट है वो तो देनी ही देनी है। जबकि क्लाउड ने ये कॉन्सेप्ट ये लेकर आया कि आप उतना ही पे करो जितनी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी सर्विसेज देन यू डोंट नीड टू पे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट उन्होंने लेकर आए और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने जो है वो एक क्लाउड को वो किया। दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि होस्टिंग सर्विसेज जो थी वहाँ पर यानी कि आपको स्केलिंग अप एंड डाउन करने के लिए आपको मैनुअल करना पड़ता था, जबकि ये क्लाउड के अंदर ये फैसिलिटी दी कि आप स्केल अप एंड डाउन कर सकें अपनी नीड के हिसाब से। तो ये दो मेजर जो थे वो रीज़न थे। क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 टाइप की क्लाउड सर्विसेज हो सकती हैं। एक कहलाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और एक कहलाती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक कहलाती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और एक कहलाती है फंक्शन एज अ सर्विस, और एक कंटेनर एज अ सर्विस। ये फंक्शन और कंटेनर्स का जो कंसेप्ट है वो अभी रिसेंटली इवॉल्व हुआ है। इससे पहले सिर्फ ये 3 ही होते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी वर्ड इस्तेमाल हो उसका मतलब है हार्डवेयर। तो जब भी आप हार्डवेयर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मली ये है कि अगर मुझे अपना डेटा सेंटर बनाना है तो मुझे सर्वर्स लेने पड़ेंगे, राउटर्स लेने पड़ेंगे और मुझे कम्प्लीटली जो है वो पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप मतलब इन सारी चीज़ों को कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आप AWS पे या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पर जाएं और आप कहें अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद आप उससे कहें कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे इतने मशीन्स चाहिए, तो आपको सिर्फ चंद क्लिक्स के ऊपर वो हार्डवेयर अवेलेबल हो जाएगा। अब ये हार्डवेयर अवेलेबल कैसे होगा, उसके पीछे एक पूरी साइंस है कि AWS ने मुख्तलिफ पूरी दुनिया के अंदर अपने सर्वर्स बिछाए हुए और वो सारे कनेक्टेड हैं और सर्वर्स के अंदर जो है वो आपको प्रोविज़न दे देते हैं, यानी कि आपको एक्सेस दे देते हैं। तो उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि वो कैसे उन्होंने सर्वर्स बिछाए हैं, वो कितने सर्वर्स हैं। बस इतना समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस अगर आपने लेना है तो ये क्लाउड आपको प्रोवाइड कर देगा। बस आप उसे बता दें कि मुझे इतने मशीन्स चाहिए, इतने सर्वर्स चाहिए, इतने स्टोरेज चाहिए, इतनी मुझे रैम चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा सर्वर। ठीक है, विद इन अ मिनट आप उस सर्वर को ले सकते हैं। इसी तरीके से और उसकी जो बेहतरीन एग्जांपल यानी सर्विसेज हैं, AWS के अंदर हर चीज़ एक सर्विस है। तो अगर आपने सर्वर्स चाहिए तो वो EC2 सर्विस कहलाती है। EC2 का मतलब है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो चूँकि इसमें 2 दफ़ा C आ रहा है इसलिए इसका नाम EC2 है। इसी तरीके से GCP के अंदर भी जो है वो ये मौजूद है और Azure के अंदर भी इनके डिफरेंट नाम हैं, VM कहलाते हैं। तो ये बेसिकली कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब दूसरी बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पहले हम प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जब आप कोई सर्वर लेते हैं तो उसके ऊपर इसका मतलब है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होने चाहिए जो कि प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे कि आपके पास जो है जैसे आपके पास जो है वो डेटाबेस होती है या और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो प्लेटफॉर्म कहलाता है। विदाउट एनी प्लेटफॉर्म यू कैन नॉट बी एबल टू इंस्टॉल एनीथिंग एल्स।
तो ये बेसिकली क्या होता है क्लाउड में ये जो सर्विस कहलाती है, यानी ज़ाहिर है आपने विंडोज इंस्टॉल करनी तो उसका लाइसेंस चाहिए होगा। फिर इसी तरीके से माई सीक्वल है, कम्युनिटी एडिशन है, फ्री है। कोई और आप सीक्वल सर्वर करते हैं तो उसका लाइसेंस है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो फ्री पे अवेलेबल हैं उनको सेटअप करके एक एनवायरनमेंट रेडी करके रखना जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन चलाएँगे, वो प्लेटफॉर्म्स कहलाएँगे। विदाउट एनी प्लेटफॉर्म आप नहीं कर सकते। तो ये कहलाती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये कहलाती है कि जिसमें आप अपने यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़े बड़े सर्वर्स हैं, लेट सपोज़ कि जैसे जीमेल है, अगर आप क्लिक करें जीमेल आपको फ़ौरन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से अगर किसी ने ERP बना दिया क्लाउड बेस, यानी कि आप उसको URL दें और आप URL के थ्रू एक्सेस करना शुरू कर दें। ये जितनी भी दुनिया में मैनेज वेबसाइट्स हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको आप कहते हैं कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शन एज अ सर्विस और कंटेनर। तो ये रिसेंटली नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं। कंटेनर्स बेसिकली पहले ये होता था कि क्लाउड्स के ऊपर मशीन्स VMs के ऊपर आप डिप्लॉयमेंट करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप कंटेनर बना के एक कंटेनर की सर्विस को यूज़ करके उसमें डिप्लॉयमेंट कर लें, तो आपको सर्वर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कंटेनर खुद ही मतलब एक कंटेनर का क्लस्टर ले लेंगे। अमेज़ॉन के अंदर भी एक सर्विस होती है ऐसी की, और उसी के अंदर ही छोटे छोटे जो है वो कंटेनर के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करें तो एक क्लस्टर होगा और उसके अंदर कंटेनर्स होंगे, और यूँ आप अपना ये अचीव कर सकते हैं विदाउट यानी डिप्लॉयमेंट टू एनी EC2 इंस्टेंस। तो ये कहलाती है। अगर आप इसको देखें तो ये भी एक वर्चुअलाइज कॉन्सेप्ट है। और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि गूगल के अंदर भी ये GKE दिया हुआ है, गूगल क्यूबरनेटिस क्लाउड। तो बेसिकली क्या क्यूबरनेटिस गूगल की तरफ से ही एक सर्विस है जो कि सबसे पहले दुनिया में इन्होंने लॉन्च की थी। अब बाकी तमाम क्लाउड प्रोवाइडर जो कि AWS, एज़्योर और गूगल और IBM, तो ये सारे लोग भी यही सर्विस देते हैं। अमेज़ॉन में इस सर्विस का नाम है ECS, अमेज़ॉन कंटेनर सर्विस, ठीक है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, सॉरी। तो इस तरीके से जो है वो कंटेनर एज अ सर्विस, जिसको कास भी कहा जाता है। अब आखिरी चीज़ आ जाती है फंक्शन एज अ सर्विस। तो अभी ये रिसेंटली कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 में कि लेट सपोज़ अगर मेरी कोई एप्लीकेशन है और वो स्मॉल पीस ऑफ वर्क कर रही है तो मुझे उसके लिए पूरा सर्वर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे वो एज अ फंक्शन मतलब डिप्लॉय करना है। तो वो फंक्शन एज अ सर्विस कहलाएगा, जिसको हम लैम्डा भी कहते हैं। तो GCP में उसे क्लाउड फंक्शन भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये एज अ इंडिपेंडेंट एक फंक्शन होता है और एक इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, और ये किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर ये बन सकता है। इसको राइट और परमिशन चाहिए, ये कोई ना कोई AWS की सर्विसेज को यूज़ भी कर सकता है। तो ये आपके लिए एक छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन काम करके दे देगा, तो इसलिए इसको फंक्शन एज अ सर्विस कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या मिल रहा होता है। तो अगर हम लेफ़्ट पे देखें, सबसे पहले तो नेटवर्किंग हमें सबसे पहले चाहिए होती है, स्टोरेज चाहिए, सर्वर्स चाहिए, वर्चुअलाइजेशन एक बेसिकली कंसेप्ट है। वो ये है कि जब आप ने एक मशीन, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ली बहुत हाई फाई मशीन, उसमें आपने 100 GB रैम और क्या नाम है 500 GB 1 TB हार्ड ड्राइव ले ली, तो आप उससे मज़ीद 4-5 मशीनें अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, 4-5 वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो ये हाइपरवाइज़र के थ्रू पॉसिबल है। हाइपरवाइज़र अगर ना होता तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती ही नहीं। तो हाइपरवाइज़र बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसको हाइपरवाइज़र कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दुनिया में हाइपरवाइज़र हैं। तो वो हाइपरवाइज़र बेसिकली क्या करता है कि वो वर्चुअलाइज़ कर देता है मुख्तलिफ़ किस्म के, आप उससे सर्वर्स बना के आप कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 1 TB की आपके पास हार्ड ड्राइव है, तो आप उसको अगर लेट सपोज़ 4 आपने सर्वर्स बनाने, तो आप 250 GB करके आप चारों को लोकेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप रैम को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हाइपरवाइज़र की मदद से आप एक सर्वर से 4 सर्वर्स बना देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ले रहे होते हो तो सर्वर्स और वर्चुअलाइजेशन ये सब कुछ तो आपको मिल जाता है। डेटाबेसेस आप खुद मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी खुद मेंटेन करते हैं, रन टाइम या लाइब्रेरीज़ जो आपको चाहिए वो आप खुद करते हैं, और साथ में एप्लीकेशन भी आपको डिप्लॉय करते हैं जब आप सिर्फ क्लाउड से इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस ले रहे होते हैं। क्योंकि ये सब कुछ जो है वो वेंडर ने, जो भी वेंडर है, AWS है या GKE है, जो गूगल क्लाउड है,
वो मैनेज करेगा, बाकी आपको खुद मैनेज करना है। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस करते हैं तो आपको डेटाबेस, सर्वर्स, सिक्योरिटी और रन टाइम सब कुछ मिलता है, सिर्फ आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स ये सब कुछ वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर डालें और ये मैनेज करेगा क्लाउड। इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में EC2 और GKE और Azure VMs कहलाते हैं। इसी तरीके कंटेनर प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कम्युनिटीज़ और डॉकर होता है। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी डिटेल है इसके अंदर। फंक्शन प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होते हैं, और इसी तरीके से जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अगले देख लेते हैं AWS रीजन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि AWS आपको ये चीज़ें कैसे प्रोवाइड करके देता है। तो AWS ने दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ रीजन बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा, थोड़ी सी ओल्ड डायग्राम है, इसमें कोई 16-17 नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त 32 से ज़्यादा रीजन है। और ये मुख्तलिफ दुनिया के एरियाज़ के अंदर उन्होंने रीजन्स बनाए हुए हैं, जहाँ उन्होंने एक पूरा एक सेटअप किया हुआ है। रीजन्स इस वक्त करंटली जो है वो 32 इस वक्त रीजन्स है, और हर एक के अंदर हर एक रीजन में, जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। तो इनको एजीज़ भी कहा जाता है। तो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या होते हैं, आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर्स होते हैं। तो इस वक्त वो दिखा रहा है कि इतने 102 अवेलेबिलिटी जोन है और 450 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये प्रेजेंस से क्या मतलब है, इसका मतलब है 450 पॉइंट्स आपके जो है ना डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है कि आपका उसमें जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये 3 डेटा सेंटर एक अवेलेबिलिटी जोन में है, और एक एक डेटा सेंटर में कोई 50,000 तक भी जो है ना वो सर्वर्स होते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये, और सबकी जो है ना पावर अलग होती है, सबका अपना जो है वो एक सेपरेट सर्वर्स होते हैं, और ये आपस में कनेक्टेड तो होते हैं थ्रू लाइंस। लेकिन ये जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक न्यूयॉर्क सिटी है, तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन हो गया, लेट्स सपोज जोन 1, तो US रीजन 1 या US रीजन 2, तो उसमें अवेलेबिलिटी जोन के अंदर 10-12 शायद डेटा सेंटर्स होंगे, और हर डेटा सेंटर्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स लगे होंगे, और उन सब का आपस में ये होगा। तो जब भी आप कोई अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो किसी अवेलेबिलिटी जोन में बनाते हैं, ताकि वहाँ पर जो सर्वर्स हैं आपस में जो कनेक्टेड हैं उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, उनमें डेटा रेप्लिकेटेड हो। तो दूसरा, अगर आप कोई अपना एक्सटेंड करते हैं अपने क्लाउड को, तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बाकी सर्वर्स होते हैं। तो कल को अगर आपका डेटा अगर यहाँ से एक्सेसिबल इस अवेलेबिलिटी जोन से नहीं हो रहा, दूसरे रीजन के दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक उसमें है। एज लोकेशन क्या होती है, वो करीब लोकेशंस होती हैं जो उस डेटा सेंटर के पास होती हैं, ये कैशिंग के लिए यूज़ की जाती है एज लोकेशन। तो अब वो 13 रीजनल एज कैशिंग है, उसके अलावा 400 एज लोकेशंस है, तो उनकी कैशिंग भी रखी हुई है, उनके एप्लीकेशंस भी है। ये कैशिंग और एज लोकेशन क्या होती है इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। बस ये समझ लीजिए कि ये डेटा सर्वर्स के ऊपर एक लेयर होती है जो कि आपको कैश करके डेटा रख लेती है, ठीक है। लेयर सपोज आपकी वेबसाइट अमेरिका में होस्ट है, आप पाकिस्तान से उसको चला रहे हैं, तो पाकिस्तान से US के अंदर जब रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर्स वही हैं, तो आपको स्लो रिस्पांस मिलेगा, लेटेंसी बहुत मिलेगी। इस लेटेंसी को कम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान या इंडिया के पास जो है वो अपने सर्वर्स लगाए हुए हैं, वो डेटा कैश करके इस सर्वर्स पे रख दे, बजाय इसके कि आपको डेटा यहाँ से मिले वहाँ से मिले, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये एज लोकेशन का बेनिफिट है कि वो कैश डेटा आपको यहाँ मुंबई के स्टेशन से मिल जाएगा, ठीक है। और ये मतलब हाँ, अब ये जो CS फाइल्स और ये जो इमेजेस होती हैं, ये इस तरह का डेटा होता है, यानी इसको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी कहते हैं। जैसे अपने डेटा सेंटर की तस्वीर दिखा दी आपको कि ये किस तरीके से डेटा सेंटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, और कितने बड़े बड़े रैक हैं, और हर रैक में मशीन्स लगी हुई हैं, और बिलियंस ऑफ मशीन है, और इसके अंदर काफ़ी एनर्जी है और सारा कुछ चाहिए होता है, और हर कोई इसको डेटा सेंटर्स को चेक कर रहा होता है कि कोई इसके अंदर फॉल्ट और टॉलरेंट नहीं है। AWS का पूरा अपना इंजन भी ये डेटा सेंटर्स के ऊपर है, और वो हर चीज़ की सिक्योरिटी और डेटा की मॉनिटरिंग। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि हरिकेन्स आते हैं या डिज़ास्टर्स आते हैं,
तो उस सूरत के अंदर भी डेटा सेंटर्स आपके क्रैश हो सकते हैं। लेकिन ये डेटा सेंटर्स इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये इस तरह के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सके, इसीलिए इनका डेटा मुख्तलिफ रीज अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कॉपी किया जाता है, ताकि कल को अगर पूरा सर्वर ही आपका डेटा सेंटर ही क्रैश कर गया तो यू वुड हैव अ बैकअप ऑफ कंप्यूटर्स। अब आ जाते हैं वीपीसी और सबनेट के ऊपर। ये वीपीसी क्या होता है? वीपीसी का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं सबसे पहले वीपीसी बनता है। जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं और डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस ले लेते हैं तो पीछे से एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी बन जाता है। वीपीसी एक आपका वर्चुअल अपना प्राइवेट क्लाउड होता है और वो सबसे पहले बनता है। उसके अंदर सबनेट बनते हैं। एक वीपीसी के अंदर एक से ज़्यादा सबनेट बनते हैं और दो तरह के सबनेट होते हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट। जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। पब्लिक और प्राइवेट से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि जब आप क्लाउड बनाते हैं तो कुछ सर्वर्स, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आप पब्लिकली रखते हैं और कुछ ऐसी होती हैं प्राइवेटली रखते हैं। पब्लिकली से मतलब है यानी कि इसके ऊपर इंटरनेट का एक्सेस हो सके, इसीलिए इसको पब्लिकली उसमें रखा जाता है। जैसे आपके सर्वर्स हैं, जैसे कि वेब सर्वर्स हैं, तो वेब सर्वर्स बेसिकली क्या होता है कि वो आपके पब्लिक एरियाज़ के ऊपर रखे होते हैं, जबकि प्राइवेट एरियाज़ के अंदर वो चीज़ें रखी जाती हैं जो कि बिहाइंड द सीन चल रही है, जैसे डेटाबेसेस हैं और दूसरे सर्वर्स हैं, तो वह प्राइवेट सबनेट है। प्राइवेट सबनेट को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और यही बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक चीज़ और देख रहे होंगे आप, इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो जब आप पब्लिक और प्राइवेट वो बनाते हैं तो इसमें देख रहे हैं दो अवेलेबिलिटी जोन भी आपको नज़र आ रहे हैं, जोन A, जोन B। तो जोन A और जोन B के अंदर हमारे दो सबनेट बने हुए, यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक ही जोन के अंदर ना करें। रीजन एक होता है आपका वीपीसी का, लेकिन जोन डिफरेंट आप ले लें। दो डिफरेंट जोन के अंदर आप जो है वो अपने अवेलेबिलिटी जोन बना दें। और इसी तरीके से इनके अंदर अब अगर आप ये देखें तो IP4 ये बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक के। IP4 बेसिकली IP एड्रेस होता है जो कि आपको अमेज़ॉन खुद देता है बना के। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा पब्लिक 2030.0.113.17, ये किसका पब्लिक IP है। तो ये EC2 इंस्टेंस को जब आप इस IP को हिट करेंगे तो ये आपको फ़ौरन इसका एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि आपको ये फ़ौरन इसके ऊपर कोई डिप्लॉयड है कोई चीज़, अगर HTTP पोर्ट ओपन है तो आपको मिल जाएगा डेटा। इसी तरीके से बीच में इंटरनेट, जब आप दो अवेलेबिलिटी जोन बनाते हैं और दो इंस्टेंसेस रख लेते हैं और पब्लिक और प्राइवेट बना लेते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंटरनेट गेटवे भी चाहिए होता है। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे तो पीछे एक राउटर भी बनता है, क्योंकि राउटर को ये पता होना चाहिए कि डेटा मैंने कहाँ कहाँ राउट करना है, यानी इसको आप एक तरीके से लोड बैलेंसिंग भी कह सकते हैं। तो ये राउटर बेसिकली क्या होता है कि राउट टेबल होता है, इसके अंदर ये लिख लेता है कि भाई 172.131.0.16 ये इसका लोकल है और ये इसका 0000, यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट आए इंटरनेट से तो इसके ऊपर जाए और बाकी ये जाए। तो ये बेसिकली ये रख रहा होता है कि किन सर्वर्स के ऊपर इसको, और ये सिर्फ़ और सिर्फ काम करेगा प्राइवेट के केस में, पब्लिक के केस में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें एक आपको सबनेट IP भी नज़र आ रही होगी, एक प्राइवेट IP भी होती है और एक पब्लिक भी है। तो प्राइवेट IP क्या होती है कि वो इंटरनली यूज़ के लिए होती है। जब भी जितनी भी मशीन्स आप रखते हैं तो प्राइवेट IP आपको इंटरनली उस क्लाउड के अंदर आपको एक एड्रेस मिल जाता है और पब्लिक IP बाहर से के लिए चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, एक इलास्टिक IP भी होती है। इलास्टिक IP बेसिकली एक आप स्टैटिक IP भी कह सकते हैं आप उसे। वो आपको उसकी एक सर्विस लेनी पड़ती है, यानी जैसे मैंने अगर एक सर्वर लिया और उसको मैंने पब्लिक IP उसको मिल गई तो वो पब्लिक IP उस वक्त तक रहेगी जब तक मैं सिस्टम रीस्टार्ट या रीबूट नहीं कर देता, तो मेरी IP चेंज हो जाएगी उसके बाद। तो मुझे अगर परमानेंट कोई IP रखनी है तो उसके लिए फिर मैं इस इलास्टिक IP जो है वो परचेज़ करूँगा, या इसे स्टैटिक IP भी कह सकते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये साइडर क्या चीज़ है। साइडर बेसिकली क्या है? क्लास इंटर डोमेन राउटिंग और सुपर नेटिंग कहलाती है। ये साइडर बेसिकली क्या है कि एक साइडर ब्लॉक होता है, उसके अंदर आप IP एड्रेसेस असाइन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास किसी भी क्लाउड के अंदर सबनेट होते हैं, VPN के अंदर VPC के अंदर दो सबनेट होते हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट। तो उन सबों की एक सबनेट ID होती है। वो सबनेट ID किस तरीके से होती है, जैसे अभी हमने DVA 10.10
10/24 24 यानी पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4 और पाँचवें का 5। तो इस तरीके से हम देते हैं मुख्तलिफ सबनेट्स की IP। /24 का मतलब है कि अगर हम लेफ़्ट से शुरू करें, ठीक है, तो ये 10 यानी कि ये हर कोई 8 बिट का होता है, 8 8 8 8। तो ये टोटल कितने हो गए 32। तो 32 में से 24 ये 3 कहलाएंगे। तो ये 3 फिक्स्ड हैं, बाकी ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम आगे मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि ये साइडर नोटेशन काम कैसे कर रही होती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप 24 लिखते हैं तो इसका मतलब 3 डिजिट फिक्स्ड हैं, चौथी वाली को चेंज कर सकते हैं। जब आप 16 लिखते हैं तो 2 फिक्स हैं, 2 को कर सकते हैं। और जितनी आप नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके पास जो है वो IP कम होते जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैंने 32 कर दिया, इट्स मीन कि वो एक ही ID रह जाएगी फिर वो, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे जाएं cider.xyz, तो इसके ऊपर आपको डिटेल में मिल जाएगा कि किस तरीके से साइडर नोटेशन काम कर रही होती है। तो अगर हम इसको देख भी लेते हैं, ये अगर आप ये देखें तो एक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 16 का काउंट। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 24, तो ये आपको दिखा रहा है 256 एंट्रीज़ तक मैं डाल सकता हूँ। ये 8 के ब्लॉक्स हैं सारे के सारे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 192.168.10.0 और /24 का मतलब है कि मैं 256 एंट्रीज़ तक रख सकता हूँ। और मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको मैं 16 तक कर देता हूँ, तो देखिए 65,000 तक मैं IP असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी ये जो बिट हैं ये मैं ऑन कर सकता हूँ। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं 16 करूँ, मैं 15 करूँ। तो ये आपको ये दिखाता जा रहा है कि कितनी आप एलोकेट कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते। तो देखिए जब आप 32 लिखते हैं इसका मतलब सिर्फ एक ही IP है, मज़ीद आप इसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं कर सकते। तो ये आप इस वेबसाइट पे जाके अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। AWS की सर्विसेज पे इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। AWS की सर्विसेज कितनी हैं, ये बहुत सारी सर्विसेज के नाम दिए हुए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। EC2 सर्विस है, तो EC2 का मतलब है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, और ये एक वर्चुअल सर्वर्स होता है। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से ये EC2 काम कर रही है। S3 का मतलब है बकेट सर्विस। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है, 2 तरह की स्टोरेज AWS प्रोवाइड करता है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज और एक ब्लॉक स्टोरेज। तो ब्लॉक स्टोरेज की जो सर्विस होती है उसका नाम होता है EBS, और जो S3 बकेट होती है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है। इसमें क्या डिफरेंस है इसको हम बाद में देखते हैं। लैम्डा क्या चीज़ है? लैम्डा का मतलब है कि आपके पास जो सर्वरलेस फंक्शन एज अ सर्विस की जो हमने बात की थी, ये वो सर्विस है। RDS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस। जब आप जैसे अगर आपने EC2 इंस्टेंस लिया और उसके ऊपर कोई डेटाबेस आपने इंस्टॉल करी, तो आपने उसे खुद ही मैनेज करना है, उसे खुद ही उसका बैकअप लेना है, उसकी रेप्लिकेशन करनी है, उसका सारा कुछ आपने खुद करना है। बट जब आप RDS लेते हैं तो ये फुली मैनेज है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बस आपने खुद उसके अंदर डेटा डालना है और उसके प्रॉपर्ली इंडेक्स वगैरह करना है, आपने उस पर काम करना है, ठीक है। डू नॉट टेक केयर ऑफ़ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स सर्वर्स की, और आपको उसकी स्केलेबिलिटी के ऊपर कुछ नहीं करना। तो ये AWS खुद उसको स्केल अप एंड डाउन करेगी बेस्ड ऑन या रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से DynamoDB है और एक DocumentDB है। DynamoDB बेसिकली क्या है, नो सीक्वल डेटाबेस है, जबकि DocumentDB जो है ना वो आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी DB है जो कि MongoDB का रिप्लेसमेंट है, और वो बहुत फास्ट है। अगर आप थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ चाहिए पर सेकंड्स चाहिए तो आपके लिए वो बेस्ट है, ठीक है। Dynamo एक नो सीक्वल डेटाबेस है, आप इसके अंदर कोई भी नो सीक्वल टाइप का डाटा जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, जिस डेटाबेस के कॉलम्स फिक्स नहीं होते, उसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ECS की चीज़ है कंटेनर सर्विस है, और EKS है कंटेनर मैनेज कुबरनेटिस सर्विस। ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, एक जो है कंटेनर सर्विस कहलाती है और एक कुबरनेटिस सर्विस है, तो वो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कहलाती है। उसके अलावा API गेटवे, जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके अंदर आप कोई गेटवे बनाते हैं, उसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपको चाहिए हो, और इस तरीके से आपको कुछ चाहिए हो कि आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी उसमें मेंटेन करनी हो, और मुख्तलिफ़ किस्म के आपने राउट्स बनाए हुए हों, तो उन सब के लिए गेटवे यूज़ किया जाता है, जैसे क्रिएट, पब्लिश एंड मैनेज API की। क्लाउड फ्रंट की चीज़ है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ये वही सर्विस है एज लोकेशन से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है कि आपको कंटेंट अगर फास्ट चाहिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी कहलाता है,
तो आप क्लाउड फ्रंट यूज़ करेंगे। इसी तरीके से राउट 53 ऐसी सर्विस है कि जो कि कोई भी आपकी वेबसाइट है, लेट्स सपोज abc.com, तो उसका नाम की जो ट्रांसलेशंस होती हैं उसके ऊपर आपको कौन सा IP असाइन करना है, तो ये वो सर्विस है जिसकी मदद से आप AWS के अंदर राउट 53 यूज़ करके अपनी डोमेन के नेम को ट्रांसलेट करके IP एड्रेस पे राउट कर सकते हैं। VPC अभी हमने पहले ही बता दिया। VPC क्या चीज़ है कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, ये सबसे पहले ज़रूरी होता है। इस तरीके से SQS है, वो एक क्यू सर्विस है जिसमें क्यू में डाटा आ रहे हैं, और ये लीफो टाइप की होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और SNS है, ये पब्लिश सब्सक्राइबर मेथड है। इसमें क्या होता है कि ब्रॉडकास्ट और पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मैंने डेटा लिया, एक सर्वर्स को मैंने एक जगह पुश किया, तो वो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उस सर्वर के साथ जुड़े हुए उन सबको डेटा चला जाएगा, ठीक है। ये एक मैनेज सर्विस है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इलास्टिक बीनस्टॉक क्या चीज़ है? ये बीनस्टॉक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से रिलेटेड है, यानी कि जब आप प्लेटफॉर्म एक बनाते हैं तो आपने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा सर्वर ला के दो जिसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो, तो आप इलास्टिक बीनस्टॉक यूज़ करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अपना सर्वर तैयार करके उसकी एक इमेज बना लें, फिर जब भी आप नया सर्वर मांगें तो आप कहें इस इमेज से रिलेटेड दो मुझे, तो बना देगा। तो इसी तरीके से क्लाउड वाउच है जो कि पूरी मॉनिटरिंग कर रही होती है आपकी तमाम सर्विसेज की। रेड शिफ्ट बेसिकली क्या है कि जब आप डेटा वेयर हाउसिंग का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये एक मैनेज डेटाबेस है जो कि AWS आपको प्रोवाइड करके देता है। तो हम आगे जो आर्किटेक्चर एक डायग्राम जिसको अभी हमने डिस्कस करना है तो उसमें भी ये मिलेगा आपको। तो डेटा वेयर हाउसिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ग्लेशियर क्या चीज़ है? ग्लेशियर ये होती है कि जब आप AWS के ऊपर आप अपनी इमेजेस सेव कर रहे होते हो S3 बकेट्स के ऊपर, तो बाज़ औक़ात आपको बहुत सारी स्टोरेज ऐसी होती है जो कि आर्काइव करनी पड़ती है या इन फ्यूचर में आपको यूज़ करना होता है, तो आप ग्लेशियर S3 ग्लेशियर यूज़ करेंगे। किनेसिस बेसिकली क्या है? ये भी एक सर्विस है, ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए है। जब आपको रियल टाइम डाटा जो स्ट्रीम डाटा मिल रहा होता है जिसमें आप बफरिंग कर रहे होते हैं या आप वीडियो स्ट्रीमिंग्स कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये सर्विस यूज़ की जाती है। इसकी जो है थ्रूपुट बहुत हाई होता है और इसकी लेटेंसी बहुत लो होती है। क्लाउड फॉर्मेशन की हम पहले क्लाउड फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन ये होता है कि जब आप कोई भी सर्विस एक्वायर कर रहे होते हैं AWS के ऊपर, तो उसको उसके जो सेक्शंस दिए हुए हैं उस पर जाके करते हैं। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन एक ऐसा सर्विस है जिसके थ्रू यानी कोड बेस पे आप तमाम का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेटअप कर सकते हैं। तो आपको EC2 सेक्शन में S3 सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़े कोडिंग स्टैंडर्ड से फेमिलियर हैं तो आप कोड फॉर्मेशन खोल के आप उसके अंदर ही पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक आपको एक जेसन आपको लिखनी होगी जिसमें आप लिखते जाएंगे कि ये हमें रिसोर्सेज चाहिए, इतने हमें बकेट्स चाहिए, इतने हमें लैम्डा फंक्शंस चाहिए, तो ये सब कुछ जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन की मदद से हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा कोडिंग का हैंड्स ऑन होना चाहिए। इलास्टिक कैश क्या चीज़ है? ये भी इन मेमोरी डेटा स्टोर है। जब आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और डेटा आपका आ रहा और जा रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर आपने उसे फास्ट रिट्रीवल करना है तो इलास्टिक कैश यूज़ करेंगे। कॉग्निटो सर्विस यूज़ की जाती है AWS कॉग्निटो। जब आपको अपनी वेबसाइट पे, जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है और उसमें यूज़र साइन इन करना चाह रहे हैं, तो साइन इन दो तरह के साइन इन है, एक तो यूज़र नेम पासवर्ड्स के थ्रू और एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के थ्रू, जिसमें आपका ये फेसबुक है, गूगल है। तो ये तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए AWS ने कंपनी सर्विस दी हुई है, उसका नाम कॉग्निटो है। इसी तरीके से ट्रांसक्राइब जो होती है बेसिकली वो स्पीच टू टेक्स्ट के लिए, ठीक है। इसी तरह ट्रांसलेट जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। कोड पाइपलाइन बेसिकली क्या है कि इसके अंदर 3 मज़ीद सर्विसेज आती हैं, जिसमें कोड बिल्ड है, कोड डिप्लॉय है और कोड जो है वो टेस्ट है। तो ये तीनों सर्विसेज को मिला के तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है कि आपने यहाँ कोड पे चेंज किया और आपने यहाँ पुश किया तो वो जाके डायरेक्ट सर्वर पे डिप्लॉयड हो जाए, तो ये बेसिकली कहलाता है CI/CD। तो ये बेसिकली आपको पूरा CI/CD का आर्किटेक्चर देता है जिसमें डिप्लॉय भी होता है, बिल्ड भी होता है और टेस्ट भी हो जाता है। इसी तरीके से डायरेक्ट कनेक्ट है, वो डेडिकेटेड नेटवर्क के कनेक्शंस के लिए होता है।
अरोरा ये एक AWS ने एक नई सर्विस लॉन्च की है जो कि अरोरा के नाम से। इसमें जितनी भी सीक्वल डेटाबेसेस हैं उनकी कंपैटिबिलिटी दी हुई है। तो AWS अरोरा के अंदर जो है ना ये तमाम की तमाम सर्विसेज को जो है वो आप इसमें माइग्रेट कर सकते हो। अरोरा फास्ट भी है, डेडिकेटेड भी है। अच्छा, इसी तरीके से स्टेप फंक्शंस हैं। स्टेप फंक्शंस एक नया कंसेप्ट आया है। उसमें ये है कि जैसे लैम्डा फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लैम्डा फंक्शंस बने हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि यार मेरे एक यानी कि एक इनपुट या आउटपुट की बेस के ऊपर लैम्डा फंक्शन चेंज हो जाए, कि लेट सपोज अगर मुझे इनपुट मिले 1 तो ये पहला वाला लैम्डा कॉल हो, और अगर इनपुट मिले 2 तो दूसरा वाला लैम्डा कॉल हो। तो इस चीज़ को करने के लिए स्टेप फंक्शंस दिए हुए हैं। स्टेप फंक्शंस की मदद से आप बेसिकली एक फ़्लो चार्ट टाइप का बना सकते हैं कंडीशन बेस, और उसके अंदर डिफरेंट जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर डिफरेंट जो है लैम्डा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक फ़्लो चार्ट फॉर द लैम्डा फंक्शंस है, ये आप कर सकते हैं। ELB क्या चीज़ है? इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग अभी हम आगे डिटेल में आर्किटेक्चर में भी देखेंगे कि जब आपने एक से ज़्यादा सर्वर्स लगाए हुए हैं तो आप ये चाहते हैं कि हमारा लोड जो है वो सर्वर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तो उसके लिए हम ELB यूज़ करते हैं। ELB रिक्वेस्ट जो है ना वो हम इंटरनेट गेटवे से ELB को भेजते हैं। ELB बेसिकली उसके पास एक राउट टेबल होता है, तो उसकी मदद से वो रिक्वेस्ट दोनों सर्वर्स की अपने पास रख लेता है और उसके बाद लोड बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। लेक्स है, पॉली है, और इस SES है। SES ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग के लिए है। ग्लू है फॉर ELT टास्क वगैरह के लिए। और इलास्टिक सर्च, ये इलास्टिक सर्च बेसिकली क्या है, इन मेमोरी जो है वो सर्च और एनालिटिक्स के लिए होता है। ये भी बहुत फास्ट है और इसकी मदद से भी जो है वो आप डेटा देख सकते हैं, जैसे लॉग्स का डेटा होता है। तो इलास्टिक सर्च बेसिकली लॉग के डेटा को रखने के लिए है। तो किबाना अगर आप यूज़ कर लें साथ में इलास्टिक सर्च यूज़ कर लें तो एक बहुत अच्छा जो है वो आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा जिसकी मदद से आप थाउजेंड्स ऑफ डेटा को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ऑप्स वर्क है, वो डेवऑप्स की ऑटोमेशंस के लिए है। KMS है, KMS कहलाता है की मैनेजमेंट सर्विस। तो जितनी भी आप सर्विस बनाए उन सब में कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो सारी की सारी एक जगह मैनेज कर लें। फारगेट क्या चीज़ है? फारगेट एक नया कंसेप्ट लेकर आया है। वो ये है कि सर्वरलेस कंप्यूट फॉर द कंटेनर्स। जब आप कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, जब आप कंटेनर के डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होते हैं, तो कंटेनर्स की जो इन्वायरमेंट है उसको मैनेज करने के लिए एक फारगेट की सर्विस बनाई गई है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कंटेनर्स के अंदर पूरी की पूरी अपनी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से IoT एनालिटिक्स है, ये इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, उसमें उनका डेटा को एनालाइज करते हैं। और कोड बिल्ड और डिप्लॉय और टेस्ट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एक आर्किटेक्चर को हम देखते हैं, जो हमने लास्ट बात की थी कि एक आर्किटेक्चर जो है वो अगर AWS में हमने बनाना है तो उस आर्किटेक्चर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम एक आर्किटेक्चर की डायग्राम को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर AWS के अंदर अगर हमें कोई एक आर्किटेक्चर बनाना है, कोई एक वेबसाइट है, उसको हमने डिप्लॉय करना है और उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हमें एक्वायर करनी है, तो ये एक डायग्राम हम ये डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। अब जैसे लेट सपोज कि ये सबसे पहले आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं, तो ये यूज़र बेसिकली वो ट्रैफिक है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होगा। अब ट्रैफिक आपके पास या तो मोबाइल के थ्रू आ रहा होगा या फिर आपके पास जो है वो किसी वेबसाइट के थ्रू आ रहा होगा, ये वेब ब्राउज़र के थ्रू आ रहा हो। तो जब वेब ब्राउज़र के थ्रू आता है और मोबाइल के थ्रू आता है, तो दोनों सूरतों के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है आपके पास DNS आपने ली हुई है सर्विस, तो जो लेट सपोज abc.com है, तो उसको ट्रांसलेशन यहाँ होगी ताकि उससे पता चलेगा IP एड्रेस कौन सा है। तो वो IP एड्रेस के ऊपर फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट बाउंड हो जाएगी कि वो कौन से VPC के अंदर है, कौन सा सर्वर है। तो जब देखें इंटरनेट, अगर आपने इंटरनेट गेटवे यूज़ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट गेटवे लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट आपको चाहिए होगा। बग़ैर इंटरनेट के आप इसमें इस आर्किटेक्चर के अंदर नहीं कर सकते। EC2 इंस्टेंस अगर खाली होता तो फिर नहीं चाहिए होता, लेकिन अब एक से ज़्यादा EC2 इंस्टेंसेस हैं, बल्कि यहाँ तो 4 नज़र आ रहे हैं, तो आपको फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए लोड बैलेंसर चाहिए। अभी अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये VPC कहलाता है ये,
और उसके बाद फिर हमने बनाए हुए अवेलेबिलिटी ज़ोन। तो एक अवेलेबिलिटी ज़ोन ये बना हुआ है, एक अवेलेबिलिटी ज़ोन ये है, वो ये बना हुआ है। तो 2 अवेलेबिलिटी ज़ोन है। अच्छा, अब ये अवेलेबिलिटी ज़ोन एक ये है, एक ये है। तो बेसिकली क्या है कि आपने 2 सर्वर लिए हुए हैं, एक EC1 है जो एक अवेलेबिलिटी ज़ोन में है, दूसरा EC2 है जो दूसरे अवेलेबिलिटी ज़ोन में। और आपने पता है VPC के अंदर 2 ही सबनेट होते हैं, एक पब्लिक सबनेट होता है और एक प्राइवेट सब। तो इस वाले आर्किटेक्चर में हमने पब्लिक सबनेट के अंदर हमने 2 मशीन लिए हैं, जिनको आप वेब सर्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपोज होंगे, इनकी एक IP एड्रेस होगा। लेकिन जो प्राइवेट आपको सबनेट होगा, यहाँ प्राइवेट सबनेट होना चाहिए था, लेकिन ये प्राइवेट सबनेट के अंदर क्या होता है कि बेसिकली वो सर्वर्स हैं जो ऐप सर्वर्स हैं, यानी नॉर्मली जिसके अंदर आप अपनी कोई सर्विसेज रन कर रहे होते हो, कोई लाइब्रेरीज रन कर रहे होते हो, कोई और चीज़ें रन कर रहे होते हो। तो ये सारे वो सर्वर्स हैं और इनके दरम्यान में एरो ये बताता है कि ये आपस में लोड बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और ये 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट यूज़ किया हुआ है, बिकॉज कि जब भी आपको रिक्वेस्ट यूज़ होगी तो अगर आपने सिक्योर उसको बनाना है तो सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे। वेब ब्राउज़र से एक लिंक यहाँ पर भी आएगा जो कि आपको ये बताएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है डायरेक्टली क्या करेगी, इंटरनेट गेटवे पे जाएगी और इंटरनेट गेटवे से फिर लोड बैलेंसर और फिर लोड बैलेंसर पे सर्टिफिकेट चेक होगा, फिर किसी न किसी सर्वर्स पे जाएगी। तो ये 2 सर्वर्स आपस में एक दूसरे का लोड 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में और ये 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, तो इस तरीके से इनका लोड आपस में शेयर हो रहा हो। तो अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें आपने 3 टियर आर्किटेक्चर बनाना है। तो फर्स्ट टियर के अंदर आप रखेंगे पब्लिक सबनेट और ये हो जाएगा प्राइवेट सबनेट। तो ये प्राइवेट सबनेट हो जाएगा और प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट की आपस में सारी मैपिंग होती है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि सबनेट मास्क किस तरीके से हम देते हैं। और फिर इसी तरीके से अगर आप ये देखें तो ये तीसरा सेक्शन है, इसमें डेटाबेसेस हैं। तो RDS डेटाबेस है हमारे पास, रिलेशनल डेटाबेस है। उसके अलावा फिर हमने NoSQL डेटाबेस भी यूज़ की हुई है एक, जिसको आप DynamoDB भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ में हमने कैशे यूज़ किए। कैशे हमने इसलिए यूज़ किए कि ताकि हाई आपको डेटा मिल सके, ताकि डिलेज ना मिले। अच्छा, अब अगर लेट सपोज़ की वेबसाइट है हमारी, कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करती है, कुछ इमेज अपलोड कर दिया, तो यहाँ हमने मीडिया फाइल फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है। फ़िल्टर बेसिकली क्या है कि वो रखता है कि भाई इमेजेस यहाँ रखो, फला फाइल्स यहाँ रखो, तो ये फ़िल्टर है। तो इसके लिए भी आप ये AWS की एक सर्विस है रिकॉग्नाइज, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी मैंने सिर्फ एक बना दिया। अच्छा, उसके बाद फिर वेब बकेट है। अब वेब बकेट क्या है कि बेसिकली जब भी आप डेटा डालेंगे तो क्या होगा कि बकेट के अंदर जाएगा। अब 2 तरह की बकेट है, एक मोबाइल बकेट है, एक वेब बकेट है। वेब बकेट के अंदर मोबाइल से जब वेब से डेटा आता है तो आपके पास फ्रंट, ये हमने क्लाउड फ्रंट यूज़ किया हुआ है, बिकॉज क्लाउड फ्रंट आपको एज लोकेशंस दे रहा होता है। तो ये एज लोकेशन हमने 2 बना दी ताकि आपके पास मोबाइल्स का जो डेटा होगा वो एज लोकेशन से आपको नज़दीक पड़ेगा। तो क्लाउड फ्रंट पर रिक्वेस्ट गई, उसने एज लोकेशन को भेजी, एज लोकेशन ने S3 बकेट के अंदर डेटा डाल दिया। अच्छा, ये बकेट अगर आप ये देखें, ये किसी अवेलेबिलिटी जोन में नहीं आ रही, ये रीजन में आ रही है, क्योंकि बकेट्स जो बनती हैं वो रीजन वाइज बनती हैं। तो ये आपने बकेट बना दिया और लेट सपोज़ आपने एक इमेज अपलोड करी, तो उसका जो एक मोबाइल वर्जन है वो लेट सपोज़ के आपने एक लैम्डा बना दिया जो कि S3 बकेट के पुट के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहा होगा। तो वो लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा होगा, एक और बकेट के अंदर डेटा डाल देगा, जिसके अंदर वो जो है उसके ऊपर कोई एल्गोरिथम लगा के या उसको साइज़ को छोटा कर देगा और वो यहाँ डाल देगा। तो ये एक बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आपको एक ही इमेज है, जब आप वेब पे देख रहे हैं तो बड़े साइज़ में दिख रही है, मोबाइल पे देख रहे हैं छोटे साइज़ पे दिख रही है, कम कॉन्फ़िगरेशन में दिख रही है। तो ये काम बेसिकली इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर उसी डेटा को आपने स्ट्रीम करना है तो आप किनेसिस यूज़ कर सकते हैं। तो ये किनेसिस की सर्विस है। और फिर उसके बाद उसके डेटा को अगर आपने कोई प्रोसेस करवाना है तो आप उसको किसी बकेट में भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी डेटा वेयर हाउस, जैसे कि अभी हमने बात की कि एक सर्विस होती है डेटा वेयर हाउसिंग की, रेडशिफ्ट। तो ये वो बेसिकली डेटाबेस है जिसके अंदर किनेसिस वाला डेटा होता है। और फिर इसी तरीके से इसके साथ आप कोई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो है ELT वगैरह वो आप लगा सकते हैं इसकी मैनेजमेंट के लिए।
अच्छा, इसी तरीके से जैसे अभी हमने क्लाउड फॉर्मेशन की बात की, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए आपको हर सर्विस को जाके एक्वायर करके सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लाउड फॉर्मेशन आपने कोडिंग के स्टैंडर्ड्स को जानते हैं तो आप सिर्फ इसी में काम करेंगे, ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। IAM बेसिकली क्या चीज़ है, आपके पास एक सर्विस है जिसको आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इसकी मदद से आप कोई भी राइट्स, इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं, एक है यूज़र, एक है रोल और एक है ग्रुप्स, ठीक है। और चौथी चीज़ इसकी पॉलिसीज़ है। तो यूज़र, रोल और ग्रुप, उन तीनों के साथ पॉलिसीज़ लगती हैं। इसी तरीके से की मैनेजमेंट है, तो की मैनेजमेंट के थ्रू हर एप्लीकेशन को एक की असाइन कर दी जाती है। फिर उसके बाद अगर आपने और भी कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि आप नोटिफिकेशन कोई भेजना है आपने, तो नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ कर लीजिए, जो नॉर्मली वेब सर्वर्स के साथ हो सकता है। की मैनेजमेंट यूज़ होगी हर जगह, ईमेल सर्विस होगी, कोई ना कोई ईमेल भेजनी है। इसी तरीके से क्यू सर्विस है, कोई डेटा क्यू में डालना है आपने और वो फिर आगे ब्रॉडकास्ट करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने तमाम सर्वर्स की मॉनिटरिंग और हेल्थ चेक देखना है तो एक मॉनिटरिंग सर्विस होगी। फिर उसके बाद हमने कोड पाइपलाइन की बात की थी। कोड पाइपलाइन में 3 सर्विसेज और आ जाती हैं, जिसमें कमिट है, बिल्ड और डिप्लॉय है। तो कमिट बेसिकली क्या है कि आपका एक SVN वर्जन होगा, सोर्स वर्जन कंट्रोल होगा, इस पर आप कमिट करेंगे। बिल्ड होगा, ये बिल्ड और डिप्लॉय बेसिकली ये CI/CD है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप जैसे जेंकिन पे काम करके आप कोड को डिप्लॉय करते थे, तो वो चीज़ यहाँ है। तो इस तरीके से अगर आप AWS पे एक सिंपल सी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जाएंगे तो आपको इतनी सारी सर्विसेज का एक इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो हम आगे वीडियोस में भी देखेंगे कि कौन सी सर्विस किस तरह सेटअप की जा सकती है और कोई डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।